हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज भी क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आवाज को आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे। तो सीधे हम शुरू करते हैं अपना केस। ये जो आज का केस है, ये है मिरांडा बार्बर का। और क्योंकि ये केस बहुत ज्यादा कवर नहीं किया गया है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस केस के बारे में शायद आपने पहले कभी सुना होगा। मिरांडा बार्बर का जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1994 के दिन, और उसका जन्म हुआ था नॉर्थ पोल अलास्का में। मिरांडा की माँ का नाम था एलिजाबेथ, और उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था एशले। जब ये 2 साल की थी, यानी कि मिरांडा 2 साल की थी, तब डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया कि मिरांडा को डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया है। ये एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें जो हिप जॉइंट होता है वो ठीक तरीके से बना नहीं होता है, और ये ज्यादातर छोटे बच्चों में पाया जाता है। और ये एक इस तरह की कंडीशन है जो बहुत ज्यादा पेनफुल है। अब मिरांडा को बहुत समय तक लेग ब्रेसेस पहनने पड़े, और करीब 2 साल लगे इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। जब मिरांडा करीब 4 इयर्स ओल्ड थी, तब वो पूरी तरह से इस डिस्प्लेजिया नाम की बीमारी से रिकवर कर चुकी थी। तभी इस शहर में, यानी कि उसके शहर में, उसके अंकल रिचर्ड मूव करते हैं। ये जो रिचर्ड नाम का व्यक्ति था, ये इसका मौसा लगता था, क्योंकि इसकी शादी मिरांडा की मॉम की बहन से हुई थी। अब ये जो मिरांडा के मौसा मौसी थे, इनकी भी एक बेटी थी जो कि करीब करीब मिरांडा की ही उम्र की थी, यानी कि 4-5 साल की थी। और मिरांडा और उसकी बहन एशले अक्सर अपनी मौसी मौसा के घर जाते थे, वहां पर रुकते थे। और यहाँ पर अब मिरांडा को बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक सेक्सुअल एब्यूज का सामना करना पड़ा। मैं इस एब्यूज के पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हॉरिफिक था, लेकिन जितना एक सेक्सुअल एब्यूज बुरा हो सकता है, ये इतना बुरा था। यानी कि दोनों ही लड़कियों का, मिरांडा और उसकी बहन एशली का, प्रॉपर रेप कर रहा था उसका मौसा। और इस समय तक जो इसकी बड़ी बहन थी एशले, वो केवल 6 इयर्स ओल्ड थी। इनके जो मौसा थे वो लगातार कस्में खिला रहे थे इन दोनों बहनों को कि ये किसी को भी ये बात नहीं बताएंगी। लेकिन जो एशले थी, यानी कि मिरांडा की बड़ी बहन, उसने एक दिन अपनी माँ को ये सारी की सारी बातें बता दी। और ये सुनकर उसकी माँ को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो सीधा पुलिस के पास गई, और इसके बाद पुलिस ने सीधा एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब पुलिस वाले सीधा रिचर्ड के घर पर पहुंचे, और वहां से उन्हें रिचर्ड के द्वारा लिखी गई एक डायरी, या जिसे हम कह सकते हैं मैनुअल, मिली, जिसमें टाइटल लिखा हुआ था फन विद माय सिस्टर्स किड्स। और ये एक बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक, एक दिल दहला देने वाली मैनुअल थी। इस मैनुअल में रिचर्ड ने एक बुक की तरह सारी चीजें लिखी हुई थी। इसमें वो दूसरे फादर्स, अंकल्स, ग्रैंडफादर्स को इस बात के लिए एनकरेज कर रहा था कि उन्हें अपनी बेटियों, अपनी पोतियों, अपनी नीस वगैरह के साथ इस तरह के काम करने चाहिए, और किस तरह से करने चाहिए। उसने इस मैनुअल में बहुत ज्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस दिए हुए थे कि वो इन बच्चों के साथ क्या क्या कर रहा है। और ऐसा माना जाता है कि शायद वो अपनी खुद की बेटी को भी अब्यूज कर रहा होगा, क्योंकि इस मैनुअल में वो दूसरे फादर्स को बहुत ज्यादा एनकरेज कर रहा था ये सब कुछ करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि उसने अपनी बेटी को बख्शा होगा। अब जब ये रिचर्ड नाम का व्यक्ति पकड़ा गया, उसके ऊपर केस चला, और उसको 19 इयर्स इन प्रिजन की सजा सुनाई गई। लेकिन पता नहीं क्यों उसको केवल 10 इयर्स के बाद रिलीज कर दिया गया। ये परोल पर बाहर आया था, लेकिन ये बार बार अपनी परोल को वायलेट कर रहा था। बाहर आकर इसने दोबारा से अपराध करने शुरू कर दिए थे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने लगा था। इसके अलावा इसके पास बच्चों के इनडिसेंट इमेजेस थे। वो ऐसी जगहों पर जा रहा था जहां पर इसको जाने की मनाही थी। इस कारण से इसको रीअरेस्ट किया गया, इसको वापस प्रिजन में भेजा गया, और इस बार इसको 40 इयर्स इन प्रिजन की सजा सुनाई गई। और अच्छी बात यह है कि यह आज भी जेल में बंद है। अब ये तो अंकल रिचर्ड की कहानी हो गई, जो कि एक बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग ह्यूमन बीइंग था। और इस तरह का अब्यूज उसने मिरांडा और उसकी बहन के साथ किया था कि इनके दिमाग पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा था। अब इनकी जो माँ थी एलिजाबेथ, उसे पता था कि बच्चों पर इस तरह के अब्यूज का क्या असर पड़ता है, क्योंकि इनकी जो माँ थी, यानी कि एलिजाबेथ, उसको खुद भी सेक्सुअली अब्यूज किया गया था उसके खुद के फादर के द्वारा। अब ये जो एलिजाबेथ थी, ये अपने बच्चों के प्रति शुरू से ही बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रही थी। उसने क्योंकि खुद अब्यूज झेला था, इसीलिए बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इसके बच्चों के साथ ऐसा हो। ये कभी भी अपने बच्चों को अलाउ नहीं करती थी किसी अजनबी के पास जाने के लिए, ज्यादा किसी जेंट्स के पास जाने के लिए, या कहीं भी रुकने के लिए। लेकिन क्योंकि ये उसकी बहन का घर था, उसकी बहन का हस्बैंड उस घर में रहता था, इस कारण से एलिजाबेथ ने इन बच्चों को वहां जाने की परमिशन दी थी। लेकिन तब भी इन बच्चों के साथ इतना भयंकर कांड हो चुका था।
जब मिरांडा करीब 5 इयर्स ओल्ड हुई, यानी कि करीब 1 साल के बाद, तब इनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो लोग यहाँ से रीलोकेट कर जाएंगे। और इस बार ये लोग पाल्मर, अलास्का जाने वाले थे, जो कि इनके जिस शहर में रह रहे थे उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन ये लोग बस एक फ्रेश स्टार्ट चाहते थे, और ये चाहते थे कि मिरांडा नई जगह पर जाकर अब ये सारी चीजें भूल जाए, और उसकी बहन भी। अब मिरांडा वहां पर एक नए स्कूल में जाने वाली थी, हर चीज नई होने वाली थी, और इस कारण से इन बहनों के ऊपर जो प्रभाव पड़ा था शायद वो समय के साथ कम होता जाता। लेकिन इसकी बहन का तो पता नहीं, लेकिन मिरांडा के ऊपर इन चीजों का बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। वो अपनी डायरी में लिखा करती थी कि मुझे बहुत ज्यादा डर्टी फील होता है, वायलेटेड फील होता है, मैं हर्ट हूं, अशेम्ड हूं। मेरे अंकल ने ऐसा कैसे सोच लिया कि उनका ये अधिकार है कि मुझे और मेरी बहन को इस तरह से हर्ट कर सकते हैं। मिरांडा जब 12 इयर्स ओल्ड हुई, तब तक उसके दिमाग पर ये जो प्रभाव था ये लगातार बढ़ता ही जा रहा था। और जब वो 12 इयर्स की थी, तब उसकी जिंदगी ने एक बहुत ही डाउनवर्ड टर्न ले लिया, क्योंकि इस समय मिरांडा अपने घर से भाग गई। अब पता नहीं वो इस व्यक्ति को पहले से जानती थी, या जब वो घर से भागी तब इस व्यक्ति से मिली। लेकिन इस समय ये एक व्यक्ति से मिली जिसका नाम था फॉरेस्ट, और उसकी एज थी 25 इयर्स। ये जो फॉरेस्ट नाम का व्यक्ति था, ये एक सैटेनिक कल्ट का लीडर था। और फाइनली जब मिरांडा अपने घर वापस लौटी, पता नहीं कितने समय के बाद वो वापस लौटी, इसके बारे में कुछ खास डिटेल्स मौजूद नहीं है, लेकिन इवेंचुअली वो अपने घर वापस लौटी। और तब उसने अपनी माँ को इस व्यक्ति के बारे में बताया जिसका नाम फॉरेस्ट था, और वो एक सैटेनिक कल्ट का लीडर था। उसने अपनी माँ से कहा कि अब ये फॉरेस्ट नाम का व्यक्ति मेरा मालिक है। अब इस कल्ट के बारे में मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है कि इस कल्ट में क्या होता था, या ये कल्ट वाकई में एग्जिस्ट करती थी या नहीं। मुझे ये भी नहीं पता है कि ये जो फॉरेस्ट नाम का व्यक्ति था ये एग्जिस्ट करता था या नहीं, या फिर मिरांडा ने ये सारी चीजें अपने मन से बनाई हुई थी, क्योंकि इन चीजों के बारे में कोई भी एविडेंसेस मौजूद नहीं है। सिर्फ ये बातें इसलिए हैं क्योंकि ये सारी बातें मिरांडा ने घर में लौटकर बताई थी। मिरांडा की बातों पर इसलिए भी बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक पैथोलॉजिकल लायर थी। वो बहुत लंबे समय से बहुत बड़े बड़े झूठ बोलती आ रही थी। इसके अलावा जब मिरांडा 12 इयर्स की थी और पहली बार घर से भागी थी, उसके बाद भी वो कई बार घर से भागी। वो 2-2 3-3 दिन के लिए घर से गायब हो जाती थी। वो कहती थी कि मैं सो कॉल्ड कल्ट में गई हूँ, मैं फॉरेस्ट से मिलने गई हूँ। और उसके बाद फाइनली वो घर वापस आ जाती थी और अपनी माँ को ये सारी बातें बताती थी। जब वो इस सो कॉल्ड कल्ट में जाती थी, तब उसके अंदर अल्कोहल कंजम्पशन की आदत लग गई थी, वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेने लगी थी और बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो गई थी। इसके अलावा मिरांडा को उसके स्कूल से भी सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि वो स्कूल में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करती थी। जब मिरांडा अपने टीनेज ईयर्स में थी, तो वो अपनी मेंटल हेल्थ से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। उसने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी, और इस कारण से उसके पेरेंट्स ने उसको एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में भेज दिया था। उसके डिटेल्स ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जब तक मिरांडा 13 इयर्स ओल्ड हुई थी, यानी कि अभी काफी छोटी थी, तभी वो बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ले रही थी। उसको डिप्रेशन था, एडीएचडी था, स्किज़ोफ्रेनिया था, वो बायपोलर थी, और इसके अलावा भी उसको कई सारी मेंटल डिजीजेस थी। ये भी बताया जाता है कि मिरांडा को जब ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तब उसकी माँ उसके साथ नहीं थी। उस समय उसकी माँ का भी डिवोर्स का केस चल रहा था। वो मिरांडा की बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर रही थी, जबकि वो खुद, यानी कि एलिजाबेथ खुद ही एक डाउनवर्ड पाथ पर चल पड़ी थी। वो बहुत सारे दूसरे आदमियों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, ड्रग्स ले रही थी, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रही थी, और देखा जाए तो बस अपने आप में ही बिजी थी। इधर जो मिरांडा के डैड थे, उनका भी अब मिरांडा के ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं था, क्योंकि अब डिवोर्स हो चुका था, अपने बच्चों को ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे थे। तो अब मिरांडा के पास उसके पेरेंट्स का कोई भी सपोर्ट नहीं था। वो बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील कर रही थी, बहुत ज्यादा अलोन फील कर रही थी, और अब ऐसा कहती थी कि मैं इस कल्ट की एक बहुत ही हाई रैंकिंग मेंबर बन चुकी हूँ। इस समय मिरांडा बहुत सारे आदमियों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, फिजिकल रिलेशन में थी, और उनसे इसके बदले वो पैसा ले रही थी। इसके अलावा वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। लेकिन फॉरेस्ट ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो अबॉर्शन करवा ले। तब मिरांडा ने किसी सड़क छाप हॉस्पिटल से अबॉर्शन करवा लिया था। लेकिन जब मिरांडा 17 इयर्स ओल्ड हुई, तब वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई, और इस बार उसने डिसाइड किया कि इस बच्चे को वो अबॉर्ट नहीं करवाएगी। इसके बच्चे का फादर कौन था, इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि फॉरेस्ट ही इस बच्चे का पिता था।
अब जो मिरांडा थी वो अपनी माँ के साथ रह रही थी। मिरांडा इस समय प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसकी माँ उसका कुछ भी ध्यान नहीं रख रही थी, क्योंकि वो अपने आप में ही बिजी थी। अब मिरांडा को ऐसा लगा कि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, और उसने डॉक्टर फिल को एक लेटर लिखा। डॉक्टर फिल का एक बहुत ही फेमस शो चलता है, और मिरांडा को उम्मीद थी कि वो इसकी हेल्प करेंगे। इस लेटर में मिरांडा ने डॉक्टर फिल को लिखा था कि मेरे पेरेंट्स का जब से डिवोर्स हुआ है, तब से मेरी माँ एक ड्रग एडिक्ट बन गई है, और साथ ही बहुत ज्यादा शराब पी रही है। वो रैंडम आदमियों से मिलती है इंटरनेट के द्वारा, और इसके अलावा वो ये क्लेम करती है, यानी कि इसकी माँ क्लेम करती है कि उनको स्टेज 3 कैंसर है। लेकिन इसके बाद भी ना तो वो पीना बंद कर रही है, और ना ही ड्रग्स लेना। उनको किसी की परवाह नहीं है, उनको मेरी बहन की भी परवाह नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी माँ को मदद मिले, लेकिन बस वो डिनायल में जी रही है। इसीलिए मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी हेल्प करें, और थैंक यू फॉर लिसनिंग। अब डॉक्टर फिल, इनके पास ऐसे बहुत सारे लेटर्स रोज ही आते रहते होंगे। उन्होंने तो इस लेटर पर ऑब्वियसली कोई ध्यान नहीं दिया होगा, या ये लेटर उनके पास पहुंचा ही नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर फिल और उनका शो इस स्टोरी में लौट कर बाद में दोबारा आएगा। अब जो मिरांडा थी, उसकी माँ उसकी देखभाल करने के लिए फिट नहीं थी। इस कारण से मिरांडा को उनकी कस्टडी से हटा दिया गया, और इस बार उसको एक फैमिली के साथ रहने के लिए नॉर्थ कैरोलिना भेज दिया गया। यहां पर रहने के दौरान वो एक व्यक्ति से मिली जिसका नाम था इलियट बार्बर। जिस समय मिरांडा इलियट से मिली, वो 2011 का साल था, और वो 17 ईयर्स ओल्ड थी। ये जो इलियट नाम का लड़का था, ये इससे 3 साल बड़ा था, यानी कि 20 ईयर्स का था, और वो एक बहुत ही रिलीजियस फैमिली को बिलोंग करता था। जब इलियट मिरांडा से मिला, उस समय वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में था एक लड़की के साथ जिसका नाम था एमी। आपको याद ही होगा कि मिरांडा इस समय भी प्रेग्नेंट थी, और ये जो इलियट की गर्लफ्रेंड थी एमी, ये भी प्रेग्नेंट थी। तो ये दोनों ही हैवीली प्रेग्नेंट थे, और इनकी ड्यू डेट्स केवल 1-2 महीने ही आगे पीछे थी। अब इन दोनों ने ही एक एक बच्चे को जन्म दिया, दोनों ने ही लड़कियों को जन्म दिया। और इसके बाद एमी, इलियट और मिरांडा तीनों आपस में बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगे। इनके पास अब 2 छोटे बच्चे भी थे, ये एक दूसरे की हेल्प करते थे, और ये जो एक न्यू बिगनिंग थी, इसमें एक दूसरे के साथ खड़े थे। बच्चा होने के तुरंत बाद से ही इलियट बहुत सारी ड्रग्स लेने लगा था। इलियट के बारे में बताया जाता था कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया था, और ये कुछ कुछ मिरांडा की कंडीशन जैसा ही था। जब से इलियट 5 ईयर्स ओल्ड था, उसके दिमाग में बहुत सारी आवाजें चलती रहती थी, और इसी कारण से वो ड्रग्स लेता था, क्योंकि ड्रग्स लेने के कारण ये जो आवाजें थी कुछ समय के लिए बंद हो जाती थी। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा ड्रिंक भी कर रहा था, मारिवाना ले रहा था, और ये सारी ड्रग्स वगैरह लेने के बाद वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाया करता था। इन सारी चीजों के कारण अब इलियट और एमी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे, और फाइनली इनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन जैसे ही इनका ब्रेकअप हुआ, इलियट ने तुरंत ही मिरांडा के साथ अपना नया रिलेशनशिप शुरू कर दिया। यह भी माना जाता है कि शायद इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था, इसी कारण से इलियट और एमी के बीच में लड़ाई झगड़े होकर ब्रेकअप हुआ था। लेकिन इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। अब ये जो मिरांडा और इलियट थे, ये एक फुल ब्लोन रिलेशनशिप में चल रहे थे। इलियट को भी बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था कल्ट के साथ, सैटेनिज्म के साथ, और इस कारण से उसकी बॉन्डिंग मिरांडा के साथ बहुत ज्यादा हो गई थी। इसके अलावा इनको अपने रिलेशनशिप का एक बहुत ही अनयूजुअल एक्सपेक्ट भी बहुत ज्यादा पसंद था, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के शरीर पर कट मारते थे, और जब दोनों के शरीर से ब्लीडिंग होती थी तो इनको काफी अच्छा लगता था। इनका ये रिलेशनशिप 1 साल तक चलता रहा, और अब जबकि मिरांडा करीब 18 ईयर्स ओल्ड हो चुकी थी, जिस घर में वो रह रही थी वहां से भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इसने इलियट के साथ शादी कर ली, और उसके बाद कुछ समय के बाद ये लोग वापस लौटे। लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये लोग नॉर्थ कैरोलिना छोड़ देंगे। इसके बाद इन्होंने अपना सारा का सारा सामान पैक किया, और उसके बाद मिरांडा, मिरांडा की बेटी और इलियट ने ये जगह छोड़कर, यानी कि नॉर्थ कैरोलिना छोड़कर, अब पेंसिल्वेनिया मूव करने का डिसीजन लिया। पेंसिल्वेनिया में ये सीधे एक फ्रेंड के घर पर पहुंचे। इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, क्योंकि अपनी अपनी जॉब ये छोड़कर यहां पर पहुंचे थे। इसीलिए इनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब मिरांडा क्रेग्स लिस्ट में एक एड डालती है। ये एड था फीमेल कंपेनियनशिप के बदले पैसा लेने का, यानी कि वो पैसा लेकर किसी के भी साथ डेट पर जाने के लिए तैयार थी। और ये सारी चीजें मिरांडा के लिए कुछ नई नहीं थी।
ये सारी चीजें वो नॉर्थ कैरोलिना में भी किया करती थी। जब भी उसके पास पैसे की कमी होती थी, वो साइट्स पर जाती थी, क्रेगलिस्ट जैसी साइट पर जाती थी और फीमेल कंपेनियनशिप के बदले पैसा डिमांड करती थी और उसको पैसा आराम से मिल भी जाता था। ये सारी चीजें इलियट को अच्छी तरीके से पता थी और इससे उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और प्रॉब्लम इसलिए नहीं थी क्योंकि जब भी ये डेट पर जाती थी तो ये डेट्स कभी भी सेक्सुअल नहीं होती थी, हमेशा कंपेनियनशिप ही होती थी। अब जब मिरांडा उस साइट पर ये फीमेल कंपेनियनशिप वाला एड डालती है तो उसको एक मैसेज प्राप्त होता है। ये मैसेज किया था 42 इयर्स ओल्ड एक आदमी ने, जिसका नाम था ट्रॉय ला फेरेरा। ये एक मैरिड आदमी था जो कि सनबरी पेंसिल्वेनिया में रहा करता था और ये रहता था अपनी वाइफ कॉलिन के साथ। इनकी शादी को करीब 2 इयर्स हुए थे। ये जो ट्रॉय नाम का व्यक्ति था, ये एक बहुत ही केयरिंग व्यक्ति बताया जाता था। ये एक एक्सट्रीमली लविंग पर्सन था, एक बहुत ही अच्छा यानी कि लविंग हस्बैंड था। अब ये जो ट्रॉय नाम का व्यक्ति था, ये कई सालों से एक डबल लाइफ जी रहा था, एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। वो अपनी वाइफ से तो बहुत ज्यादा प्यार दिखाता था, लेकिन उसके पीठ पीछे वो क्रेग्सलिस्ट जैसी साइट पर जाकर फीमेल कंपेनियनशिप ढूंढा करता था। लेकिन जिस समय ट्रॉय ने मिरांडा को ये मैसेज भेजे थे मिलने के लिए, वो सिर्फ कंपेनियनशिप नहीं चाह रहा था, बल्कि उसको ये चाहिए था कि इस मीटिंग में इनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट भी हो। अब मिरांडा और ट्रॉय ने आपस में मिलने की योजना बना ली और इसके बदले उसने ट्रॉय से $100 चुकाने के लिए कहा। अब ट्रॉय को बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस मीटिंग के बाद आगे क्या होने वाला है। इधर जो मिरांडा और इलियट थे, इन्होंने ट्रॉय को मर्डर करने की योजना बना ली थी। उनको कोई परवाह नहीं थी कि ट्रॉय कौन है, क्या कर रहा है, या ट्रॉय मिरांडा से क्यों मिलना चाह रहा है। बस उनको किसी ना किसी को मारना था। अब ये ट्रॉय को क्यों मारना चाहते थे, इसका आंसर तो इस केस में आज तक नहीं मिला है। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें शायद किसी ना किसी को मारना था। शायद ये उनके लिए एक फन था। ऐसा बताया जाता है कि मिरांडा और इलियट एक बार बैठकर डिस्कशन कर रहे थे और जिस बारे में वो डिस्कशन कर रहे थे वो टॉपिक था मर्डर। तब इन दोनों ने एक दूसरे को बताया था कि वो किसी ना किसी का मर्डर करना चाहते हैं और इसके बाद ये दोनों इस मर्डर के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत करने लगे थे और तब इन्होंने डिसाइड किया था कि कभी ना कभी वो किसी ना किसी का मर्डर करेंगे। अब मिरांडा और इलियट ने इस मर्डर प्लान को बना लिया था और इन्होंने ट्रॉय को मिलने के लिए बुलाया। अब ट्रॉय को केवल यह पता था कि वो मिरांडा से मिलने जा रहा है, उसे इलियट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ट्रॉय मिरांडा से मिलने के लिए पार्किंग लॉट में आया। पार्किंग लॉट में मिरांडा अपनी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और जो इलियट था वो गाड़ी में पीछे छुपा हुआ था। अब जब ट्रॉय आकर इनकी गाड़ी में बैठ गया तो इनको एक दूसरी लोकेशन पर जाना था और वहां जाने के बाद ये दोनों मिलकर ट्रॉय की हत्या करने वाले थे। मिरांडा और इलियट ने कोड सेंटेंस बना लिया था ताकि जब मर्डर करना हो तो ये एक दूसरे को इशारा कर पाए। तो जब मिरांडा को ऐसा लगता कि अब इलियट को ट्रॉय पर हमला करना है, तब उसको बोलना था, हैव यू सीन द स्टार्स टुनाइट। तब इलियट समझ जाता कि अब उसको अटैक स्टार्ट करना है। वो बैक सीट से निकलता, ट्रॉय के ऊपर जंप करता और उस पर अटैक करना शुरू कर देता। तो अब 11 नवंबर 2013 का दिन आ चुका था। ट्रॉय मिरांडा से डेनिस पार्किंग लॉट में मिल चुका था। मिरांडा की गाड़ी में आकर वो बैठ चुका था और वहां से 6 माइल्स दूर चलकर वो ट्रॉय के सेकंड होम में जाने वाले थे। अब जो इलियट था वो पीछे वाली सीट में एक ब्लैंकेट के नीचे छुपा हुआ था। वो ट्रॉय को नहीं देख सकता था। इधर जो ट्रॉय था उसको भी कोई आइडिया नहीं था कि इलियट इस गाड़ी में मौजूद है। अब जो ट्रॉय था वो छोटी मोटी बातचीत मिरांडा से करने की कोशिश कर रहा था और जो मिरांडा थी वो ट्रॉय को बताने लगती है कि मैंने तुमसे अपनी एज के बारे में झूठ बोला था, मैं 16 ईयर्स की नहीं हूं बल्कि मैं 18 ईयर्स की हूं। तो इस तरह की छोटी मोटी टॉक्स इनके बीच में चल रही थी। अब जब मिरांडा को लगा कि वो सुनसान लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, तब इसने कोड सेंटेंस दोहराया। यही सेंटेंस जो था, हैव यू सीन द स्टार्स टुनाइट। अब मिरांडा चाहती थी कि इलियट पीछे से ट्रॉय के ऊपर अटैक कर दे, लेकिन इलियट ने कोई अटैक नहीं किया। अब मिरांडा को समझ में नहीं आया कि उसने ये बात सुनी या नहीं सुनी। अब मिरांडा लगातार ड्राइव करती जा रही थी। ये लोग ट्रॉय के सेकंड होम के नजदीक पहुंचते जा रहे थे और तब मिरांडा ने इस कोड सेंटेंस को दोबारा दोहराया, डिड यू सी द स्टार्स टुनाइट। लेकिन इलियट अभी भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। अब जो मिरांडा थी वो ट्रॉय के घर के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। उससे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
वो पीछे घूमी, सीट पर लेटे हुए इलियट के पैर पर उसने जोर से घूंसा मारा, जैसे कि उसको जगाने की कोशिश कर रही हो। उसके बाद उसने ये भी कहा कि मैंने कोर्ट सेंटेंस कितनी बार दोहरा दिया है और फिर भी तुम कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही हो। अब इलियट तुरंत ब्लैंकेट के नीचे से निकला और उसने ट्रॉय के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इलियट के पास टीवी का केबल था, यानी कि तार था, वो उसने ट्रॉय के नेक के चारों ओर लपेट दिया। अब इलियट उस टीवी केबल से ट्रॉय के गले को घोटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो ट्रॉय था वो अच्छा खासा एक तगड़ा इंसान था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था उसकी पकड़ से छूटने के लिए। अब ट्रॉय ने फाइट बैक करना शुरू कर दिया। मिरांडा ये सब कुछ देख रही थी, उसे पता था कि शायद इलियट ट्रॉय का सामना नहीं कर पाएगा, वो इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तब मिरांडा ने एक नाइफ उठाया और ट्रॉय के ऊपर वार करने शुरू कर दिए। अब ट्रॉय का एक तरफ से तो इलियट गला घोंट रहा था और दूसरी तरफ से मिरांडा उसके ऊपर चाकू से लगातार वार कर रही थी। इन सब के बावजूद भी ट्रॉय बहुत ज्यादा फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा था, यहां तक कि उसने कार डोर खोल लिया था और अपना एक पैर भी बाहर करने में वो कामयाब हो गया था। अब जैसे उसने कार डोर ओपन किया, कार की लाइट ऑन हो गई और अब मिरांडा को पता था कि क्योंकि वो एक थोड़ी सी बिजी रोड थी, वहां से बीच बीच में लोग गुजर रहे थे, तो कोई भी इन लोगों को वहां पर देख सकता था कि यहाँ पर क्या चल रहा था। और क्योंकि अब गाड़ी के अंदर लाइट चल रही थी, तो वो चाकू से वार करना, वो स्ट्रैंगल करना, वो सब कुछ देखा जा सकता था बाहर से। अब मिरांडा बहुत ज्यादा घबरा गई, इलियट भी बहुत ज्यादा घबरा गया। उन्हें पता था कि वो जल्दी ही पकड़े जा सकते हैं। अब मिरांडा लगातार ट्रॉय के ऊपर वार कर रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे इलियट दरवाजा खोलकर बाहर निकला। वो ट्रॉय के दरवाजे के पास पहुंचा और किसी तरीके से उसने ट्रॉय का जो पैर था, जो बाहर निकालने में वो कामयाब हो गया था, जिसके कारण कार का डोर खुला हुआ था, उसको उसने अंदर ठूसा और ट्रॉय का दरवाजा एक बार फिर से बंद कर दिया। इस बीच जो मिरांडा थी वो लगातार ट्रॉय के ऊपर चाकू से वार किए जा रही थी। जैसे ही इलियट वापस गाड़ी में लौट कर आया, तब तक मिरांडा ट्रॉय के ऊपर करीब 20 टाइम्स वार कर चुकी थी और अब ट्रॉय की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके शरीर से बुरी तरीके से खून बह रहा था और उसकी थोड़ी देर बाद ही डेथ हो गई। अब मिरांडा और इलियट को ये मर्डर कवर अप भी करना था। ये लोग गाड़ी लेकर एक पतली सी गली में गए, वहां पर उन्होंने ट्रॉय की बॉडी को डंप कर दिया। इन्होंने ट्रॉय की जेब से उसका वॉलेट निकाला, उसमें $150 मौजूद थे, वो उन्होंने निकाल लिए। फिर पास में ही मौजूद यानी कि नियरेस्ट वॉलमार्ट में गए, वहां से इन्होंने बहुत सारी क्लीनिंग सप्लाईज खरीदी, क्योंकि अब इनको अपनी गाड़ी को साफ करना था। आप समझ ही सकते हैं कि इस गाड़ी में इतनी बार स्टैबिंग हुई थी कि हर जगह खून ही खून मौजूद था। इलियट अंदर गया वॉलमार्ट के अंदर, उसने गार्बेज बैग्स खरीदे, पेपर टॉवल्स खरीदे, ब्लीच खरीदा, कारपेट क्लीनर खरीदा और कुछ और भी क्लीनिंग सप्लाईज खरीदी। इसके बाद इस कार को ये एक डिफरेंट लोकेशन पर लेकर गए और वहां पर इन्होंने अपना क्लीन अप का प्रोसेस शुरू कर दिया। इसमें इनको काफी टाइम लगा। जब इन्होंने अच्छी तरीके से गाड़ी को साफ कर दिया, तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि अपने आप को ये एक ट्रीट देंगे, क्योंकि इनके हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ये ट्रीट भी इन्होंने ट्रॉय के पैसों से ही की। उस दिन इलियट का बर्थडे भी था। ये लोग एक बहुत ही अच्छे महंगे हैमबर्गर रेस्टोरेंट में गए। यहां पर इन्होंने एक बहुत ही शानदार बर्थडे ट्रीट मील लिया। इसके बाद मिरांडा इलियट से बोली कि मैं तुम्हें एक स्ट्रिप क्लब लेकर जाना चाहती हूँ तुम्हारी बर्थडे की ट्रीट के लिए। ये क्लियर था कि मिरांडा और इलियट के ऊपर उस मर्डर का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा था। वो आराम से इंजॉय कर रहे थे, फन कर रहे थे, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और उनको ट्रॉय की कुछ भी नहीं पड़ी थी। इसके अगले दिन अब ट्रॉय की बॉडी पुलिस को मिल चुकी थी और तुरंत ही एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। ट्रॉय की बॉडी पर 20 स्टैब वुंड्स थे, उसके चेहरे पर, उसके नेक पर, शोल्डर पर, टॉर्सो पर और भी डिफरेंट एरियाज पर। इसके अलावा उनको टीवी केबल भी मिल चुका था, जिससे इलियट उसका गला घोटने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद पुलिस वालों को ट्रॉय का मोबाइल मिला। उन्होंने जब उसकी कॉल हिस्ट्री चेक की, तो उनको लास्ट में 2 फोन कॉल्स मिली जो कि एक ही नंबर को की गई थी और ये फोन कॉल की गई थी मिरांडा को। अब मिरांडा बार्बर को पुलिस वाले पुलिस स्टेशन लेकर आए। इन्होंने मिरांडा से पूछना शुरू किया कि तुम ट्रॉय को कैसे जानती हो, तुम्हारा उससे क्या रिलेशनशिप है, तुम्हारा फोन नंबर उसकी लास्ट कॉल में कहां से आया, तुम उसके कितने क्लोज थी। इसके अलावा पुलिस वालों ने इससे साफ साफ पूछा कि मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस मर्डर में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है या नहीं है। तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना है। Your phone number is his last call. That puts you pretty close. I know, I mean, So I'm we sure it need to be does. able to prove
that you did it or that you didn't do it. So I'm going to ask you right now a very basic, very simple question Okay, that you need to answer either yes or no to. okay. Were you involved in, or do you have any knowledge of the death of that guy, the death of Troy? No. मिरांडा ने पुलिस वालों से साफ साफ कह दिया कि मेरा इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। इसके अलावा पुलिस वालों को पता चल गया था कि जो ट्रॉय था वो क्रेग्सलिस्ट में अक्सर जाया करता था फीमेल कंपेनियनशिप ढूंढने के लिए। अब पुलिस वाले समझ चुके थे कि इसकी मिरांडा से ये बातचीत क्यों हुई होगी, लेकिन मिरांडा ने साफ साफ पुलिस वालों से कह दिया कि हमारी बातचीत हुई थी, हमें मिलना था, लेकिन बाद में हमारा जो मिलना था वो हो नहीं पाया था, किसी कारण से प्लान कैंसिल हो गया था। इसको ऐसा लग रहा था कि पुलिस वाले इसके आंसर को एक्सेप्ट कर लेंगे और मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन पुलिस वाले इस तरह से काम नहीं करते हैं। पुलिस वालों को मिरांडा के ऊपर अच्छा खासा शक हो चुका था। उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो जिस तरह से बात कर रही थी, वो जितनी नर्वस नजर आ रही थी, उससे पुलिस वाले बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो चुके थे। मिरांडा पुलिस वालों से बचने की कोशिश कर रही थी, बार बार कह रही थी कि मुझे अपने घर जाना है, अपने बच्चे के पास, अपनी बेटी के पास, लेकिन पुलिस वालों को तो उस व्यक्ति को खोजना ही था जिसने ट्रॉय की हत्या की थी। पुलिस वालों ने कहा कि तुम अपना मोबाइल फोन हमको दे दो, हमें तुम्हारे फोन की जांच पड़ताल करनी है। अब मिरांडा ने अपना आपा पूरी तरह से खो दिया था। जैसे ही उसने ये सुना कि पुलिस वाले उसका फोन लेने वाले हैं, उसने तुरंत ही बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से तुरंत जाने वाली हूँ, मुझे अपना सारा सामान मेरे साथ चाहिए, मैं तुम्हें अपना फोन नहीं दे सकती, मुझे मेरे नंबर्स चाहिए, फोन नंबर्स चाहिए, मुझे अपना सारा डेटा चाहिए, और मैं इस तरह से अपना फोन नहीं दे सकती। उसने कहा कि मैं कोई सिंगल नहीं हूँ जो किसी व्यक्ति से मिलूंगी, मेरी शादी हो चुकी है और आप लोग मुझे बेकार में ही परेशान कर रहे हैं। इस व्यक्ति को मैं जानती तक नहीं हूँ जिसके मर्डर के लिए आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहने लगी कि मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ, बहुत ज्यादा ऑफेंडेड हूँ, आप मुझे इतना ज्यादा परेशान क्यों कर रहे हैं। वो इतनी जोर जोर से चीख चिल्ला रही थी, इतना ज्यादा रिएक्ट कर रही थी कि पुलिस वालों को इसके ऊपर और ज्यादा शक हो चुका था। इस तरह का बिहेवियर वही करता था जिसके पास छुपाने के लिए कुछ ना कुछ होता था। My goal right now is to get back to my daughter. Yeah. Our goal is to find the person who killed him, Yeah. okay? And you're the last person on his phone. And we got to take your phone, put it in evidence, and then get a search warrant to go through it. That's not fair to me at all. That's what we have to I do. have the right to walk away, walk out of here with all of my belongings, which I'm going to Not with do. your phone. We're going to take your I'm phone. very offended right now. I'm sorry. I You have, understand? I have to have, I have time. I need numbers. I need my phone numbers. You understand we have a job to do. I did not kill that man. I've never met that man in my life before. I hope not. I'm a single. I'm just got married. You guys are coming in my life, questioning me. I'm very offended. Do you understand why we're questioning Do you understand why I feel the way that I feel? No. Do you understand why No, we're questioning you? I don't. So I never met up okay, with so him. your phone number being the last. Yes, but I never met doing- up with this man. Understandable, but do you think that maybe is something we need to check into? My baby who is screaming her head off for We're me. taking your phone before you Don't go. touch Okay. me. I demand a lawyer right now. All right. This does Don't not touch stop. me. No. Stop. No. This does I not want. have to get physical. Stop. अब पुलिस वालों ने इसके हस्बैंड इलियट को भी पुलिस स्टेशन में बुला लिया। उससे भी पूछताछ शुरू हो गई। वो उसका इन्वॉल्वमेंट भी देखना चाहते थे। इलियट सब कुछ डिनाई कर रहा था। वो कह रहा था कि मेरी वाइफ भले ही फीमेल कंपेनियनशिप ऑफर करती है, लेकिन उसमें कुछ भी सेक्सुअल नहीं होता है। ये सारी चीजें वो हमारा खर्चा चलाने के लिए करती है और उसका इस मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है। अब पुलिस वाले इस पूछताछ के बाद इन लोगों को यहाँ पर रोक नहीं पाए, इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि पुलिस वालों के पास कुछ खास सबूत नहीं थे इनके खिलाफ। अब मिरांडा और इलियट दोनों अपने फ्रेंड के हाउस में लौट गए जहां पर वो रह रहे थे। ये इनकी जो फ्रेंड थी ये एक महिला थी जिसका नाम था शे। जब ये तीनों बैठकर बातचीत कर रहे थे तभी अचानक से मिरांडा ने कहा शे से कि मैंने एक व्यक्ति को चाकू घोंप घोंप कर मार डाला है। अब इसकी फ्रेंड ये सुनकर हैरान रह गई। उसने मिरांडा से कहा कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया है तुम्हें पुलिस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। इसके लिए मिरांडा वियर्डली एग्री हो गई और ये अपने आप में एक बहुत ही शॉकिंग बात थी। ये सारी चीजें मिरांडा से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसने कहा कि ठीक है, मैं अभी जाकर सरेंडर कर देती हूँ। वो वहां से उठी, उसने अपनी बेटी को गुड बाय किया। इलियट उस समय रो रहा था। मिरांडा ने उसको भी गुड बाय किया और अपनी फ्रेंड को भी। अब इलियट वहां पर क्यों रो रहा था ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो भी बराबर का इन्वॉल्व था इस मर्डर में। अगर मिरांडा सरेंडर करती तो इलियट को भी 100% फंसना ही था। खैर मिरांडा पुलिस स्टेशन पहुंची, उस समय सुबह के करीब 4 बजे हुए थे।
वो सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर गई, उसने अपने अपराध को कन्फेस किया, उसने ये माना कि मैंने ट्रॉय की हत्या की है, लेकिन इसने सब कुछ सच नहीं बताया। इसने सच को पूरी तरह से फ्लिप कर दिया। इसने पुलिस वालों को बताया कि ट्रॉय से मैं पार्किंग लॉट में मिलने वाली थी, वो मेरी गाड़ी में बैठने आने वाला था और यही हुआ भी। मैं उससे पार्किंग लॉट में मिली, वो गाड़ी में बैठा, लेकिन इसके बाद उसने मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ट्रॉय ने एक हाथ मेरे गले पर रखा और दूसरे हाथ से वो मुझे लगातार ग्रोप करने की कोशिश कर रहा था, और वो भी बहुत ही एग्रेसिवली। मिरांडा ने कहा कि उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि ये व्यक्ति मेरी जान ले लेगा। मुझे उससे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। तब मेरी गाड़ी में रखा हुआ नाइफ, जो कि हमेशा मैं अपनी सेफ्टी के लिए रखती हूँ, वो मैंने उठा लिया। लेकिन ट्रॉय ने अपना हमला जारी रखा और इस कारण से मुझे सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर वार करने पड़े। I arranged to meet up with him, and I pulled in the mall. I saw him. He got in my car. Everything seemed fine, and as soon as I put the car in park, everything just completely flipped upside down. I didn't know what to do. He just attacked me. What was he doing to you? One hand was on my throat, touching me down there. What I'm getting from what you're telling me is basically he's being really aggressive, groping you. Yes. And I do have 3 knives in my car. I usually carry one on me, and I just grabbed it. What happened after you took the knife? I stabbed him once, and it didn't do anything. And I stabbed him again, and it didn't do anything. It was still being continued. There was nothing that changed. अब पुलिस वालों को इस स्टोरी पर थोड़ा बहुत विश्वास भी होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि शायद ये सच बोल रही है। लेकिन पुलिस वालों ने बाद में जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो उन्होंने पाया कि उस गाड़ी में मिरांडा और ट्रॉय के अलावा इलियट भी मौजूद था। अब इलियट को वहां एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं अपनी बात बताता हूँ कि वहां पर क्या हुआ था। अभी तक डिटेक्टिव को ऐसा लग रहा था कि शायद इलियट इस मर्डर में इन्वॉल्व नहीं है, और उसको कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस वाली स्टोरी पर पूरा यकीन था। अब इलियट इंटरव्यू रूम के अंदर गया, उसने सब कुछ कन्फेस कर लिया। इसने उस इंटरव्यू में बैठकर ये माना कि मैं और मिरांडा बहुत दिनों से मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। ट्रॉय के मर्डर की भी हमने पहले से प्लानिंग की थी। हमने देखा था कि ट्रॉय किसी ना किसी फीमेल कंपेनियन को ढूंढ रहा है, और उसका जो इंटेंशन था वो फिजिकल रिलेशंस का ही था। तब हमने उसको बेवकूफ बनाया, उसे मिरांडा ने बेवकूफ बनाते हुए टेक्स्ट किए, और हमारा इंटेंशन उसका मर्डर करना ही था। उसने एकदम डिटेल में उस दिन के क्राइम को डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया, यहां तक कि वो वहां पर बैठकर एक्टिंग भी कर रहा था कि उसने उस दिन वहां पर क्या क्या किया था। वो कोल्डली एक एक डिटेल वहां पर डिस्क्राइब कर रहा था। उसने बताया कि किस तरह से वो कार में ब्लैंकेट के नीचे मौजूद था। रात के करीब 8 बजे मैं वहां से बाहर निकला, और जो आपको वहां से कॉर्ड मिली है वो भी मेरी ही थी। उसने दिखाना शुरू किया कि किस तरह से मर्डर करने के लिए उसने वो कॉर्ड लपेटी थी, किस तरह से उसने पैर सीट पर अड़ाकर उसने जोर से उस कॉर्ड को कसने की कोशिश की थी। ये सारी चीजें उसने डिटेल में डिस्क्राइब की, और उसके बाद ये भी बताया कि बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिलीशियस बर्गर मिरांडा और उसने मर्डर के बाद खाया था, और उस बर्गर के साथ इन्होंने फैंटास्टिक इटालियन फ्राइज भी खाई थी। उसने डिटेक्टिव को यह भी बताया कि आज तक का वो बेस्ट बर्गर था, और उसको देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जो गंभीर अपराध उसने किया है उसका उसको कोई भी एहसास है। He was looking for sex. She misleadingly sold him sex through texts, but that was never the intention. The whole intention was to kill him. Feet covered up by a blanket. He gets in the car, probably around 8. So I pop up with that cord that y'all found on the body. That was me. Where do you have that cable at? Just right around his body. Around his throat. Okay. Mm-hmm. Okay. Yeah, good. It was pretty good. The same? In between the headpiece and the bottom was where I tried to angle it up underneath it, and I put my feet up against the back and pull it as hard as I You could. didn't have to eat it, right? It was delicious. It's delicious. What did you eat? I ate burger. It was fantastic. Get the unlimited fries. Hmm? Get the unlimited fries. That's it. It was amazing. Every bit of it was amazing. इलियट के कन्फेशन के बाद इलियट और मिरांडा दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। उनके ऊपर क्रिमिनल होमिसाइड के चार्जेस लगाए गए, लेकिन अभी तक इनका असल मोटिव पुलिस के सामने नहीं आया था। फिर भी इन्होंने मर्डर के बाद, क्योंकि $150 ट्रॉय के वॉलेट से चुराए थे, इस कारण से इसका मोटिव फाइनेंशियल गेन लिखा गया।
अब इनको डेथ पेनल्टी इसके लिए मिल सकती थी। जब प्री ट्रायल हुआ तो इलियट और मिरांडा दोनों ने ही नॉट गिल्टी प्लीड किया। हालांकि इलियट पहले सब कुछ कन्फेस कर चुका था, उसके बाद भी उसने नॉट गिल्टी प्लीड किया। और इसी पॉइंट पर अब मीडिया इस केस के पीछे पूरी तरह से पागल हो गया था। इस केस में एक महिला इन्वॉल्व थी, क्रेग्सलिस्ट इन्वॉल्व थी। इसमें एक हस्बैंड वाइफ, एक यंग कपल एक दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं उसको डेट पर बुलाकर, यानी कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी साबित हो रही थी। साथ ही मिरांडा के साथ सैटेनिक कल्ट भी इन्वॉल्व थी। ये सारी चीजें भी अभी तक मीडिया को पता चल चुकी थी। इसी कारण से वो इस केस के पीछे बहुत ज्यादा पागल हो रहे थे। अब मिरांडा को बहुत ज्यादा अटेंशन मिलने लगी इस केस के कारण। मिरांडा शुरू से ही अटेंशन सीकर रही थी। वो चाहती थी कि वो हमेशा स्पॉटलाइट में रहे, और इसके लिए अब मिरांडा ने एक इंटरव्यू की डिमांड की। उसने खुद ही कहा कि मैं मीडिया को इंटरव्यू देना चाहती हूँ। एक जर्नलिस्ट को बुलाया गया, इसका इंटरव्यू कराया गया। तब इसने इस जर्नलिस्ट के सामने कन्फेस किया कि ये मेरा पहला मर्डर नहीं है, बल्कि इससे पहले मैं 20 मर्डर्स कर चुकी हूँ और मैं एक फुल ऑन सीरियल किलर हूँ। अब मीडिया में दिन रात इसी की खबरें चलने लगी। मिरांडा कह रही थी कि मैंने 22 लोगों का मर्डर करने के बाद गिनती गिनना बंद कर दिया था, और ये केस अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। मिरांडा ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि जब मैं 12 इयर्स की हुई तब मेरी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन 12 साल की उम्र में ही मैंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि मैंने एक गैंग ज्वाइन कर लिया था, उनके साथ में ड्रग्स करती थी, मुझे स्कूल से बार बार निकाल दिया जाता था, और उसी समय मेरा परिचय हुआ सैटेनिज्म से। इसके अलावा मैं बहुत सारे गलत कामों में इन्वॉल्व होती चली गई। और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये मेरा पहला कत्ल है तो ये गलत है। इससे पहले मैं बहुत सारे मर्डर्स कर चुकी हूँ। अगर उसकी ये बात सच साबित हो जाती कि वो 22 या उससे ज्यादा मर्डर्स कर चुकी है, तो वो यूएस की मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी फीमेल सीरियल किलर बन जाती। अब मिरांडा ने बहुत सारे डिटेल्स सुनाने शुरू कर दिए उसके मर्डर्स के बारे में। उसने बताया कि जब मैं 12 साल की थी, जब से मैंने कल्ट ज्वाइन की थी, उसके तुरंत बाद ही ये मर्डर्स मैंने करने शुरू कर दिए थे। और वहां पर जो मेरा सबसे बड़ा गुरु था, जिसका नाम था फॉरेस्ट, उसने पहले मर्डर में मुझे हेल्प किया था और बताया था कि किस तरह से मर्डर किया जाता है। उसने ये भी बताया कि हम अलग अलग तरीकों से मर्डर किया करते थे, कभी चाकू से, कभी गन से, कभी किसी और तरीके से। तो मुझे अलग अलग तरीकों से मर्डर करने में मजा आने लगा था। मिरांडा ने कहा कि मैंने बहुत दूर दूर के लोगों का मर्डर किया, अलास्का के, कैलिफोर्निया के, टेक्सास के, फ्लोरिडा के, यूएस में कई जगहों पर उसके मर्डर के निशान मौजूद हैं। और साथ ही इसने ये भी क्लेम किया कि इसने जितने भी लोगों का मर्डर किया वो सभी बुरे लोग थे और उनकी मौत होना ही इस समाज के लिए अच्छा था। वो अपने आप को एक एंजल के रूप में शो कर रही थी। Turned 12, like my entire life flipped upside down when I turned 12. Why? What happened at 12? I got into a gang, started doing drugs, just get to school all the time. And the gang that I was in, it was based around Satanism, and that's what pulled me into it so much. I always felt like there was something inside of me, and I know it's bad, and I know that one day it will be completely out of control. This is not the first time. Are you saying that you have killed before, Yes, Miranda? If you had to take a guess, what would you say? if I had to take a guess. I know that when I hit 22, I stopped counting. When you hit 22, you stop counting. And the leader of the gang, he had me lure this guy, and I'll never forget it. No matter how high I was, I'll never forget it. What happened? We were going to trade sex for money, and when I went to the alleyway, the leader, he came out behind me and he shot him. And he fell to the ground and he handed me the gun and said, "Now you have to do it." But I couldn't pull the trigger. So he put his hand over mine and pulled the trigger over my hand. And that just, kind of released what was inside of me, like, oh my God. साथ ही उसने ट्रॉय के मर्डर का ये रीजन दिया कि मैं सिर्फ 16 इयर्स ओल्ड हूं, और ट्रॉय को जब मैंने ये बात बताई तो ट्रॉय को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो मेरे साथ फिजिकल रिलेशंस बनाना चाहता था।
जब इलियट को मिरांडा की इन कहानियों के बारे में पता चला तो उसने भी मिरांडा की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि हाँ, मिरांडा ने 20 से भी ज्यादा लोगों की हत्या की है। मिरांडा के अंदर एक डीमन आता है और जब भी इसके अंदर वो डीमन आता है तो वो सुपर मिरांडा बन जाती है और मुझे उसकी बातों पर 100% यकीन है। To I believe her. Us in the room. Yes. You believe. 100%. I fully believe she killed these people. No part of me doubts that. I always told everybody I thought Miranda was possessed. And I don't know if y'all are religious, but I am. And that shit exists. And she is possessed. इसके बाद इस केस में FBI इन्वॉल्व हो गई क्योंकि ये जो भी क्लेम्स मिरांडा कर रही थी वो बहुत ही ज्यादा सीरियस थे। अगर वाकई में वो एक सीरियल किलर थी तो ये एक बहुत ही बड़ा केस बनने वाला था। अब इनका केस ट्रायल के लिए जाने वाला था क्योंकि इन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड किया था, लेकिन इसके ठीक पहले इन्होंने अपनी प्ली चेंज कर ली। इन्होंने गिल्टी प्लीड कर लिया क्योंकि इनको पता था कि ऐसा करके ये डेथ पेनल्टी से बच जाएंगे। अब इन्होंने 2nd डिग्री मर्डर के लिए गिल्टी प्लीड कर लिया था और इस कारण से अब इनका कोई ट्रायल होने वाला नहीं था। अब इन दोनों को ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई, यानी कि लाइफ इन प्रिजन की सजा सुनाई गई। अब तक सबको पता चल गया था कि मिरांडा सीरियल किलर नहीं है बल्कि सीरियल लायर है और उसने कोई भी सीरियल किलिंग नहीं की है। वो सब कुछ झूठ था, बकवास था। इसके बाद इस केस में एक बार फिर से डॉक्टर फिल लौट कर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर फिल एक बार फिर से इस केस में आएंगे। आपको याद ही होगा कि मिरांडा ने पहले डॉक्टर फिल को बहुत सारे लेटर्स लिखे थे। 2014 में मिरांडा की माँ और उसकी बहन डॉक्टर फिल के शो में गए, यानी कि एशले और एलिजाबेथ डॉक्टर फिल के शो में गए। ये जो शो था, ये वाला जो एपिसोड था, ये बहुत ज्यादा इंटेंस था। डॉक्टर फिल ने इनसे बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा इंटेंस क्वेश्चंस पूछे। इस शो में आने के बाद एलिजाबेथ यानी कि मिरांडा की माँ, वो बहुत ज्यादा रो रही थी। वो अपनी गलती मान रही थी कि मैंने मिरांडा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और सैडली 2016 में, यानी कि डॉक्टर फिल के शो में आने के सिर्फ 2 सालों के बाद एलिजाबेथ ने अपनी जान ले ली। ऐसा बताया जाता है कि मिरांडा ने जो हत्याकांड किया था इसका इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। इसके अलावा इनके अपने खुद के डीमंस थे जिससे डील कर रही थी। इन्होंने जो ये ड्रग्स ले रही थी डिप्रेशन के लिए, उसी की ओवरडोज कर ली और इसी कारण से इनकी मौत हुई। इधर जो मिरांडा थी उसने जेल में रहते हुए ही 2016 में इलियट से डिवोर्स के लिए फाइल किया और 2016 में ही इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रिक्वेस्ट किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिरांडा ने आकर बताया कि मैंने जानबूझकर ट्रॉय की हत्या की थी और इस हत्या के पीछे जो असल मोटिव था वो ये था कि मैं जानबूझकर गिरफ्तार होना चाहती थी। और जो गिरफ्तार होने के पीछे मोटिवेशन था या कारण था वो ये था कि मिरांडा ये चाहती थी कि उसकी जो बेटी है आर्या, उसको कोई ना कोई अडॉप्ट कर ले और उसकी जिंदगी बेटर हो जाए। हालांकि ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा बकवास लगी अगर मेरा ओपिनियन जाना जाए, लेकिन उसने ये सब कुछ कहा। फिर इसके 2 सालों के बाद यानी 2018 में मिरांडा ने एक बार फिर से प्रेस से बात की। ऐसा लग रहा था कि उसको बार बार अटेंशन की जरूरत थी और इसी कारण से वो ये सारी बकवास बार बार करती रहती थी ताकि दुनिया का ध्यान उसके ऊपर और उसके केस पर ही रहे। उसने प्रेस के सामने एडमिट किया कि ये सारी सीरियल किलर होने की कहानियां झूठी थी, फेक थी और मैंने पहले यानी ट्रॉय से पहले किसी की भी हत्या नहीं की थी। साथ ही इसने प्रेस के सामने आकर यह भी रिक्वेस्ट किया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो प्रिजन सेंटेंस है, जो उम्र कैद की सजा है, वो कम हो जानी चाहिए क्योंकि मेरा चाइल्डहुड बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक था। उसने कहा कि इतना ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड होने के कारण ही ये मर्डर करने की नौबत आई और इसके लिए कहीं ना कहीं मेरा बचपन जिम्मेदार है। पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं डाली जा सकती। लेकिन उसकी इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया और ये अभी भी जेल में बंद है और अपनी सजा काट रही है। इसके साथ ही इलियट भी जेल में बंद है जो कि अपनी सजा काट रहा है और शायद ये लोग सारी जिंदगी जेल में ही रहने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसमें मैं पर वीक एक स्टोरी डाल रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।